तो चलिए शुभारंभ करते हैं। सबसे पहली बात देखिए, सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल खबर ये है आज की कि तुर्किया में जो अटैक हुआ है, ये कल तक जो अटकलें थे, जो अनुमान थे, जो मतलब हम कह रहे हैं हाँ जी ऐसा हुआ, अब खुद ट्रंप ने इसे माना है कि हाँ मैं एयरफोर्स वन में बैठा, एयरफोर्स वन से मैं कंटेनर में बैठा, फूड कंटेनर, और फूड कंटेनर से जाके मुझे मिलिट्री के जहाज में बिठाया गया। ये ट्रंप ने मिलिट्री जेट बोला उसने। अब वो जेट कैन बी इवन यू नो मे बी अ फाइटर, मे नॉट बी अ फाइटर, वो कंफर्म नहीं है। तो भाई मुझे एक जेट में बिठाया गया और मुझे वहां से निकाला गया। तो बोला साहब आपको निकाला क्यों गया? बोला सीक्रेट सर्विसेज ने मुझे बोला निकलने को, मैंने निकलवाया। हम्म। और खतरा क्या था? कह रहा खतरे के बारे में मैंने उनसे पूछा नहीं ना, वो मुझे बताएंगे। उन्होंने बोला आप यहाँ जाइए, तो भाई यहाँ चला गया। तो मतलब ट्रम्प मानते हैं कि ऐसा हुआ है और उनको निकाला गया। अब कहानी क्या है, निकाला क्यों गया, कहानी क्या है इसके पीछे की कहानी है। दो कहानियां पहले आई है। इजरायलियों ने अमेरिकन को बताया, बोला देयर वाज बहुत क्रेडिबल इंटेलिजेंस है कि एक ट्रम्प पे अटैक होगा और अंकारा में पूरा पूरा अटैक होने की संभावना है ट्रम्प पे। ये इजरायलियों ने उनको कहा कि भाई पूरा पूरा अटैक होने की संभावना, आप जरा बच के रहे। और ईरान ऑलरेडी कह चुका था कि ट्रम्प पता नहीं कहाँ अंकारा कब आएगा यार, अंकारा आएगा तो हमारे क्षेत्र में आएगा, हम यहाँ इस पे कभी भी अटैक कर सकते हैं। उसके अलावा अब मिसाइल्स का क्या मसला? तो पहली बात तो आप ये समझिए, जो घटनाक्रम हुआ ये वाकई हुआ था, कोई स्टोरी किस्सा कहानी आंकलन नहीं है। ट्रम्प हैड टू जंप इनटू अ कंटेनर और निकाला गया। तीन चार चीजें हैं। अगर ट्रम्प ने ये किया तो आपने तुर्की को नहीं बताया, आपने तुर्किया से बात छुपा के रखी, यानी कि आपको तुर्कियों पे भरोसा नहीं था। दूसरी बात, जो जो हथियार का इस्तेमाल किया जाना था, वेपन, वो था शोल्डर हेड मिसाइल, शोल्डर हेड सरफेस टू एयर मिसाइल। अब यहाँ दो पॉइंट ऑफ व्यू है। देखिए, अगर शोल्डर हेड मिसाइल है, इसराइलियों ने कहा कि आपकी एयरफोर्स वन को टारगेट किया जाएगा, तो यानी कि शोल्डर हेड मिसाइल की रेंज आपकी 2-3 किलोमीटर होती है, 4 किलोमीटर, इससे ज़्यादा नहीं होती। तो यानी कि एयरफोर्स वन सामने था, जहां ट्रंप रुका था वो जगह उन्हें पता थी, कहाँ से जहाज चढ़ेगा वो जगह उन्हें पता थी, उन्हें सब पता था। यूजुअली प्रेसिडेंट को लेके सारे प्रोटोकॉल्स बड़े कॉन्फिडेंशियल होते हैं, कुछ नहीं बताया जाता। पर उनको कैसे पता था? और उनकी मिसाइल की रेंज ही 1-2 किलोमीटर है, तो दे हैव टू बी वेरी नियर। मतलब उन्हें एयरफोर्स वन ऐसे दिखा और बिल्कुल लाइन ऑफ साइट क्लियर हो, तब वो मिसाइल काम करती है। तो पहली बात तो ये है। तो ट्रंप के पे जो अटैक होना था वो तुर्किया की जमीन से होना था, तुर्किया की सॉइल पे होना था। और जो ये है, तुर्किया की जमीन और तुर्किया का सॉइल, ये नेटो कंट्री है। और ये कोई ईरान से खुर्रमशार मिसाइल नहीं चल रही थी, कोई शाहीन इत्यादि नहीं चल रही थी, 2-2.5 हजार किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल नहीं चल रही थी। आप पे अटैक आपकी जमीन से हो रहा था, तुर्किया की जमीन से हो रहा था। और अब हम अमेरिकन इंटेलिजेंस, जब ट्रंप ने मान लिया तो अमेरिकन इंटेलिजेंस ने भी इस पर बोला। इसीलिए इजरायली कह रहे थे भाई साहब अगर हम नहीं होते तो आज ट्रंप की जगह जेडी वेंस प्रेसिडेंट होते अमेरिका के। फिर ये मैंने समझा, मैं कहा यार इसमें थोड़ा पेच है। फिर पता लगा अमेरिकन इंटेलिजेंस ने भी मुंह खोल दिया। इजरायलियों ने बोला आपके पे प्रेसिडेंट पे अटैक होने वाला है और कुछ करो। अमेरिकन इंटेलिजेंस जागी, उन्होंने एरिया का रेकी करना शुरू किया और अमेरिकन सीक्रेट सर्विसेज को इन्होंने ड्रोन इत्यादि लगा दिए। तो इन्हें एक बंदा, दे कुड रियली लोकेट अ गाय विद अ शोल्डर हेल्ड मिसाइल। और ये एक बंदा ट्रंप के होटल के बाहर खड़ा था। इस बंदे को पता था ट्रंप किस होटल में है। इस बंदे को पता था कि ट्रंप का वॉर रूम जो किस साइड फेसिंग है। और अमेरिकन इंटेलिजेंस ये भी कह रही है, इस बंदे को ये भी पता था कि ट्रंप किस फ्लोर पे है। होटल पता, जगह पता, फ्लोर पता, फेसिंग पता। यानी कि शोल्डर हेड मिसाइल चलाने के लिए जो 3-4 चीजें चाहिए थी वो आपकी पूरी पता थी। ये भी इंटेल इसराइलियों ने दी थी, भैया वहां कोई घूम रहा है देख लो। और इन्होंने देखा। अब उस बंदे के साथ क्या किया या क्या नहीं किया वो तो हमें नहीं पता, बट बंदा वहां था। फिर इनको बताया गया कि अब एक सरफेस टू एयर मिसाइल विच कैन बी शोल्डर हेड, विच मे नॉट बी शोल्डर हेड, उससे एयरफोर्स वन को टारगेट किया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली शोल्डर हेड मिसाइल होगी। और खतरा इतना बड़ा था, गोपनीयता इतनी ज्यादा थी, स्टेक्स इतने ज्यादा थे, इन्होंने तुर्किया को कुछ नहीं बताया। दे डिडंट लेट तुर्किया नो एनीथिंग। इन्होंने ट्रंप को जहाज में बिठाने का नाटक किया,
यहाँ कंटेनर लगा था, फूड कंटेनर गया, यहाँ से इस कंटेनर में बैठा, दूसरे जहाज में बिठाया, दोनों जहाज उड़ाए और यूके में उतारे। यूके में ट्रम्प फिर एयरफोर्स वन में बैठ के वो अमेरिका आ गया, और जब ट्रम्प अमेरिका आया उसकी हवाई उड़ी थी। यानी कि जो मेरा असेसमेंट था, जेडी वेंस हो, मार्को रूबियो हो, पीट हेग्सेथ हो, आपका ब्लूटनिक, जो भी उसके साथ था, दे वर ऑल बेट। उनको उनके साथ रिस्क लिया गया ताकि अगर कोई भी एयरफोर्स वन में नहीं जाएगा, दे विल गेट कॉशियस। यानी कि तुर्किया की इंटेलिजेंस और तुर्किया को भी नहीं बताया गया कि वहां ट्रंप उसमें नहीं जा रहा। और अगर उस एयरफोर्स वन पे उस दिन अटैक होता, एयरफोर्स वन गिर जाता, तो उसमें अमेरिका का पूरा कैबिनेट का सफाचट हो जाता, अमेरिका की पूरी कैबिनेट का काम तमाम हो जाता। मतलब द होल कैबिनेट वाज रिस्क्ड इन अ वे टू सेव ट्रम्प। होल कैंप सिक्योरिटी वाज इन द, पूरे कैबिनेट की सुरक्षा को, पूरे कैबिनेट को रिस्क किया गया कि ट्रंप को बचाया जाए। और ये होता आपके तुर्किया की जमीन पे, जो असैसिन था वो तुर्किया की जमीन पे था, असैसिनेशन अटेम्प्ट तुर्किया की जमीन, उसके सब इंफॉर्मेशन पता थी ट्रंप के बारे में। अब इसे सिक्योरिटी ब्रीच नहीं तो क्या कहेंगे। और इजराइल के इंटेलिजेंस जो सतर्क होते और जिसके इस रीजन में काफी एसेट्स हैं, उन्होंने इनको सतर्क किया, उन्होंने अमेरिकन को सतर्क किया, और अमेरिकन की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, इतनी हालत खराब हो गई कि दे वर नॉट श्योर कैन वी टेक द प्रेसिडेंट अलाइव और नॉट। इसीलिए सबसे बड़ा रिस्क लिया गया, उस जहाज में बाकियों को बिठाया गया कि ठीक है यार, प्रेसिडेंट को बचाना, अगर बाकी गए तो गए। कैन यू इमेजिन दिस सिचुएशन? कैन यू इमेजिन अ मार्को रूबियो एंड ऑल गेटिंग इनटू प्लेन? और उसके बाद इसीलिए ट्रम्प ने वहां तैयब एर्दोगन को सब बोला, F-35 भी दे दूंगा, कान भी दे दूंगा, तेरे सैंक्शन भी हटा दूंगा, तो सब दे दूंगा। नाउ आई अंडरस्टैंड कि तैयब एर्दोगन वाई वाज द ओल्ड मैन इन हरी, बिकॉज उसको पता है वो उसका खेल खत्म हो गया, एक्सपोज हो गया वो। मेरा मानना है तैयब एर्दोगन 6 महीने से 1 साल में या तो दुनिया में नहीं होगा या गद्दी पे नहीं होगा। सो नेक्स्ट ईयर दिस टाइम तैयब एर्दोगन विल बी, या वो गद्दी पे नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका ऐसी गलतियों को माफ नहीं करता और करनी भी नहीं चाहिए। और ये मैं नहीं मानता कि तुर्किया की इंटेलिजेंस को नहीं पता था, उन्हें सब पता था। दे वर हार्ड एंड ग्लव इनटू इट। उन्होंने आंख बंद कर लिया और दे फैसिलिटेटेड दिस डिबैकल टू हैपन। तो पहली बार अमेरिका और उसके कैबिनेट पे इतना बड़ा आघात हुआ। और अगर आप कोई कहे कि ट्रंप पाकिस्तान जाएगा, मैं कहा कम ऑन, यू मस्ट बी जोकिंग। ट्रंप पाकिस्तान जा ही नहीं सकता, ये तुर्किया का हाल है, पाकिस्तान में तो कुछ भी हो सकता है। तो ये है कहानी है ट्रंप, कैसे वो लिटरली कहते हैं ना कि बाल बाल बचा है। और अगेन थैंक्स टू इजराइलीज जिन्होंने सही टाइम पे इंटेल दिया, एंड अमेरिकन सीक्रेट सर्विसेज who took such a risk, and American ministers who still boarded Air Force One knowing it can be hit. और ये जो सरफेस टू एयर मिसाइल का सेटअप है, इसको लेके अभी कोई क्लैरिटी नहीं आई। एक शोल्डर हेड को लेके क्लैरिटी हो गई, बंदा देखा भी गया, उसके कंधे पे मिसाइल भी देखी गई, सब देखा गया, बट ये क्लैरिटी अभी नहीं आई कि सरफेस टू एयर मिसाइल का सेटअप कहाँ बनाया गया था। ये भी पूरा चांस है कि जैसे इन्हें पता था यार ट्रंप आएगा, उसके आसपास कहीं बिल्डिंगों में इधर उधर सरफेस टू एयर मिसाइल का सेटअप बनाया गया। पर क्या ईरान को कुछ नहीं पता? क्या तुर्किया को कुछ नहीं पता? और गलती किसकी है? तुर्किया की है। तो लिटरली ट्रम्प वॉज नॉट सपोज टू गो अलाइव फ्रॉम देयर। अगर निकला है तो ये भगवान की का चमत्कार है। तो ये अब देखिए परमानेंट सेंध पड़ गई है रिलेशन में, परमानेंट। अब ये रिलेशन की सेंध कभी खत्म नहीं होगी, तुर्किया कुछ भी बोलता रहे। और अगर तुर्किया कुछ भी बोलता रहे, there's one person who's never going to forget, that is Marco Rubio. अब जरा हॉर्मोज पे आते हैं सब। हॉर्मोज में क्या क्वेश्चन है? हॉर्मोज को लेके इनकी 9 डिमांडें थी, हम जानते हैं, जो इस पे हम बात करते आ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू ईरान हॉर्मोज बंद है, अकॉर्डिंग टू ईरान हॉर्मोज कभी नहीं खुलेगा, और अकॉर्डिंग टू ट्रंप हॉर्मोज खुला है। अकॉर्डिंग टू ट्रंप 9 से 15 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल रोज हॉर्मोज से जा रहा है। अकॉर्डिंग टू ट्रंप अमेरिका ने हॉर्मोज को खोल दिया है, और अकॉर्डिंग टू ईरान हॉर्मोज बंद है, और हॉर्मोज कभी भी वैसे नहीं खुलेगा जैसे पहले खुलता था। हॉर्मोज पे आपकी सारी व्यवस्थाएं बंद है, ये ईरान का कहना है। ठीक है, ईरान कहता है हॉर्मोज ना बंद है, कुछ नहीं हो सकता। अगर अमेरिका के कहने में दम है तो आने वाले टाइम में तेल की कीमतें 5 से 10% कम जानी चाहिए, क्योंकि अगर करीब करीब 15 मिलियन बैरल वहां से रोज निकल रहा तो तेल की कीमतें कम जानी चाहिए। अगर तेल की कीमतें कम नहीं हुई, देन अमेरिकन आर पॉसिबली लाइंग अराउंड इट। हमें पता लग जाएगा, उन फिगर इट आउट। तो ये हॉर्मोज का पहला मसला है।
अब हॉर्मोज का गेम और कॉम्प्लिकेट हो गया है, क्योंकि ईरान ने 2 और शर्तें जोड़ दी है इसमें। 9 शर्तें कल तक थी जो आप जानते थे, इसमें 2 और शर्तें जुड़ गई है। पहली शर्त है कि गाजा में सीज फायर, दूसरी शर्त है लेबनान में सीज फायर। जब तक लेबनान और गाजा में इसराइल की एक्टिविटियां चलती रहेगी, कोई भी डील आपके साथ नहीं हो सकती मिस्टर अमेरिका। और जो भी हम डील ओमान के साथ कर रहे हैं, दैट इज इनकॉन्सिक्वेंशियल टू अमेरिका। अमेरिका का उससे कोई लेना देना नहीं, ये हमारी और ओमान की डील है। जब तक करे करे, रखे ना रखे, खत्म करे, दैट इज बिटवीन अस एंड ओमान। अमेरिकन एंड अमेरिका हैज नथिंग टू डू विद इट। ये श्रीमान मोहसिन रजाई और मिस्टर वाहिदी कह रहे हैं कि ईरान की डील अमेरिका से नहीं, हम अमेरिका से बात नहीं कर रहे। वी हैव नो डायरेक्ट कम्युनिकेशन और नेगोशिएशन विद अमेरिका। जब तक ये चीजें हमारी मानी नहीं जाएगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद रहेगा और उसमें जाने वाला कोई भी जहाज सेफ नहीं होगा। और अगर आप डील चीजें मान भी लेते हो, उसके बाद भी देयर इज नो गारंटी कि हम इसराइल और अमेरिकन शिप्स को वहां से, क्या उनके दोस्तों के शिप्स को वहां से निकलने देंगे। ईरान का सिंपल कहना है कि जो खुदा ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बनाया, आई डोंट नो व्हेन, बट जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का नेचर बिफोर द वॉर था, आफ्टर द वॉर नहीं है। वॉर हैड चेंज्ड, इट हैज बिकम अ टेरिटोरियल वाटर ऑफ ईरान, आप माने या ना माने। तो बेसिकली अब आपको लेबनान में सीज फायर कराना है, अब आपको गाजा में सीज फायर कराना है, तब आप जाके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की बात कर पाओगे, अन्यथा आपकी कोई बात नहीं होगी। ये नया फरमान जारी हुआ है।